कांग्रेस कार्य समिति का जो आज का बयान है, उसमें कांग्रेस कार्य समिति ने 2 अप्रैल 2020 की बैठक से और आज तक जो देश के सामने कोरोना की अलग अलग चुनौतियां और उसके उपाय हैं, उन पर चर्चा की। सीडब्ल्यूसी ने मुख्य समस्याओं को पहचानकर उसको 4 भागों में बांटा है। पहला है कोरोना की रोकथाम और इलाज, दूसरा है लोगों के लिए आजीविका का साधन, तीसरा है आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बनाए रखना, और चौथा है आर्थिक पुनरुद्धार, यानी दोबारा से इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना। इन 4 समस्याओं के मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। कोविड-19 के खिलाफ यह लड़ाई राज्य, जिला, शहर एवं गांव के स्तर पर लड़ी जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यों को अपनी विशिष्ट स्थितियों एवं चुनौतियों के अनुरूप समाधान तैयार करने के लिए सक्षम बनाया जाए। कोविड के खिलाफ लड़ाई की रणनीति हर स्थान के लिए वहां की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि ऊपर बैठकर, केंद्र में बैठकर एक ही नीति और एक ही निर्णय सभी पर एक सिरे से थोपकर लागू करना चाहिए, जो वर्तमान में होता दिख रहा है। केंद्र सरकार को राज्यों को इस लड़ाई में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत जीएसटी की संपूर्ण बकाया राशि राज्यों को लौटाकर तथा उन्हें ऋण लेने के लिए ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके की जा सकती है। उपरोक्त संदर्भ में कांग्रेस कार्य समिति केंद्र सरकार का ध्यान निम्नलिखित जरूरी विषयों पर आकृष्ट करना चाहती है। गरीब की आजीविका। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि गरीब के पास नकदी या तो खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है। उनके पास घर में अनाज व दालों का भंडार नहीं है। एनजीओ द्वारा हर दिन लाखों परिवारों को मुफ्त भोजन देना प्रशंसनीय तो है, लेकिन समस्या का इस रूप में समाधान सामान्य समय में भी उचित नहीं है। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा सीडब्ल्यूसी कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सुझावों को एक बार फिर पुनः दोहराती है कि केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब परिवार के लिए तुरंत 7,500 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एवं 10 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल या गेहूं तथा 1 किलो दाल और चीनी हर व्यक्ति को दे, जिससे वो लॉकडाउन की अवधि में अपना गुजारा कर सके। मनरेगा को भी कार्यशील रखा जाए तथा परिवारों को मजदूरी दी जाए, जिससे वो आर्थिक अनिश्चितता के वर्तमान वातावरण का सामना कर सके। लोगों को भूख व कुपोषण से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। इस समय उनके स्वाभिमान की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। दूसरा, प्रवासी मजदूर। देश ने बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन का दर्दनाक मंजर देखा। अनेक मजदूर बिना भोजन, बिना दवाई तथा अन्य किसी सहयोग के सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव को पैदल ही निकल पड़े, जब तक उन्हें जबरन रोककर सरकारों द्वारा क्वारंटीन नहीं किया गया। मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि प्रवासी मजदूरों एवं घर पर उनका इंतजार करने वाले उनके परिवारों, बीवी बच्चों का दबाव निरंतर बना हुआ है। अतः इन मजदूरों को अपने अपने राज्य, शहर और गांव लौट जाने की अनुमति दी जाए। सरकार को इस समस्या की जानकारी 3 सप्ताह से ज्यादा समय से थी। अब भी शेष 10-10 दिन बचे हैं, जिस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए एक मानवीय नीति बनाकर उसका समाधान किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति केंद्र सरकार का ध्यान एक नीति बनाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहती है, जिसके अंतर्गत जो मजदूर अपने राज्य, शहर और गांव को लौटना चाहते हैं, नंबर 1, उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए यात्रा की अनुमति दी जाए। नंबर 2,
इस दौरान उन्हें पर्याप्त पैसा व भोजन उपलब्ध कराया जाए। नंबर 3, लॉकडाउन के उपरांत उन्हें अपने कार्यस्थान पर लौटने की अनुमति मिले। तथा नंबर 4, जिन प्रवासी मजदूरों की इस संकट के कारण मौत हो गई, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार। कांग्रेस कार्य समिति इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि 1 महीने पहले प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने अभी तक सरकार को कोई कार्य योजना पेश नहीं की। साथ ही अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कृषि गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दिए जाने के बावजूद कटाई, मार्केटिंग तथा गेहूं व अन्य रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद प्रणाली ध्वस्त हो जाने जैसी अनेक दुर्गम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगली खरीफ की फसल की बुआई के लिए किसानों को आसान ऋण, बीज, कीटनाशक दवाई, खाद आदि उपलब्ध करवाए जाने के लिए कोई योजना बनाई नहीं गई है। माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्रीज जो 11 करोड़ से अधिक भारतीयों को रोजगार देते हैं तथा हमारे देश की जीडीपी में 1/3 हिस्से का योगदान देते हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए कांग्रेस कार्य समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी बना रखी है। ऐसा क्यों? यदि एमएसएमई को इस संकट से बचाना है तो उन्हें कार्यशील पूंजी, ऋण मिलने का भरोसा, कर्ज पर मोरेटोरियम, कम ब्याज दर, नियमों में छूट एवं अपने कर्मचारियों के लिए वेतन के सहयोग की आवश्यकता होगी। सीडब्ल्यूसी कृषि एवं अन्य लोन पर कम से कम 1 साल की अवधि के लिए संपूर्ण मोरेटोरियम का सुझाव देती है, जिसमें ब्याज पर भी पूर्ण छूट दी जावे। टेस्टिंग व क्वारंटाइन। दुख की बात है कि हम अभी भी कारगर और विश्वसनीय टेस्टिंग का व्यापक तौर पर इंतजाम नहीं कर पाए हैं। बीमारी को रोकने का कारगर तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन एवं इलाज है। साथ ही जहां हम डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल कर्मियों को उन पर हो रहे हमले से बचाने वाले कानून का स्वागत करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल कर्मियों को पर्याप्त पीपीई व बेहतर टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाने का भी आग्रह करते हैं। इस समय इनोवेशन व पूर्ण सहयोग की सबसे अधिक जरूरत है। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं और अपने परिवार के पास वापस घर आने को बेताब है। भारत सरकार का दायित्व है कि वो इन्हें इसी सीमित उद्देश्य के लिए विशेष उड़ानें चलाकर पर्याप्त टेस्टिंग के बाद सुरक्षित रूप से वापस लेकर आए। कोविड-19 से लड़ने के लिए सामाजिक समरसता। कांग्रेस कार्य समिति इस बात पर चिंतित है कि जब पूरा देश मिलकर कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक बंटवारे को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। वायरस न जाति देखता, न धर्म, न संप्रदाय और न लिंग, इसके आधार पर वायरस भेदभाव नहीं करता। एक संगठित देश के रूप में हमें उन ताकतों को पहचानना होगा जो ऐसे संकट में भी इस देश के समाज का ध्रुवीकरण करने से बाज नहीं आ रही। हमारा दायित्व है कि हम एक देश के रूप में संगठित होकर इन चुनौतियों का सामना करें। उपरोक्त संदर्भ में कांग्रेस कार्य समिति मांग करती है कि लॉकडाउन की शेष अवधि का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा एक एग्जिट कार्य योजना को लेकर भविष्य का एक विस्तृत रोड मैप बनाने व उसे प्रकाशित करने में किया जाए। नंबर 1, महामारी से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जाए। और नंबर 2, अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार हो, जिससे कि रोजगार के वर्तमान स्तर एवं मजदूरी व आय पूर्ववत बने रहें।
इस अवसर पर कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं अग्रिम कतार में खड़े हो हमारे अग्रिम संगठनों के साथियों का धन्यवाद करती है, जो संकट की इस घड़ी में भी देश के लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। हमें आशा है कि केंद्र सरकार इन सुझावों को उसी रूप में लेगी जिस भावना से उन्हें दिया जा रहा है, जो है सरकार से सकारात्मक सहयोग एवं देश के नागरिकों की निरंतर मदद, जिससे हम सब मिलकर कोविड-19 से लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकें। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस शासित सभी जो मुख्यमंत्री जो बैठक में शामिल थे, सबकी बातों को जो आपने ट्वीट करी हैं, हम ये निकाल पा रहे हैं निचोड़ के सभी राज्य जो हैं वो फाइनेंस को लेके, फाइनेंशियल पैकेज को लेके बड़े चिंतित हैं और बार बार मांग कर रहे हैं। तो किस तरीके की एप्रीहेंशंस हैं कि क्या फॉल आउट हो सकते हैं अगर फाइनेंशियल पैकेज या फाइनेंस ढंग से नहीं मिलता है राज्यों को? क्या वो भी सीडब्ल्यूसी में डिस्कस किए गए और क्या एप्रीहेंशंस हो सकते हैं? दूसरा, राहुल जी ने ये कहा कि एक पॉज बटन है जो लॉकडाउन है और अभी आप बता रहे हैं कि एग्जिट प्लान तैयार करना चाहिए। तो क्या आप ये मान रहे हैं, क्या ये बात कंक्लूड की जाए कि उसका मतलब यही है कि आप ये कहेंगे कि लॉकडाउन जो है आगे लंबा ना खींचे? दो प्रश्न आपने पूछे। पहला, यह लड़ाई कोरोना के खिलाफ केंद्र में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि पूरे देश में लड़ी जाएगी। देश के हर कोने में, देश के हर शहर और कस्बे में, देश के हर गांव में यह लड़ाई केंद्र सरकार को नेतृत्व करना है इस लड़ाई में, और यह लड़ाई आखिर में प्रांतों को लड़नी है। ऐसे में स्वाभाविक है, आप इसे कांग्रेस शासित प्रदेशों के नजरिए से मत देखिए। हिंदुस्तान के हर प्रांत को आज केंद्र सरकार से एक व्यापक फाइनेंशियल पैकेज की आवश्यकता है। एक तरफ मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जीएसटी का जो प्रांतों का हिस्सा है, आज तक भी संपूर्ण तौर पर उसे जारी नहीं किया। 2 दिन पहले ही 42,000 करोड़ की एक और किश्त दी गई है। जीएसटी का यह हिस्सा प्रांतों का अपना अधिकार है और पहले दिन ही उनको मिल जाना चाहिए था। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी का पैसा रोका जाए रखना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है। इसके विपरीत केंद्र सरकार को आज राजनीतिक द्वेष और पक्षपात छोड़कर एक प्रांतों के लिए व्यापक फाइनेंशियल एक्शन प्लान एंड असिस्टेंस प्लान बनाने की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्रियों ने, भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने, दूसरे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार प्रधानमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बात कही है, पर दुर्भाग्य से आज तक केंद्र सरकार ने कोविड-19 एक्शन प्लान के तहत प्रांतों को कोई पैसा नहीं दिया। हमारा यह सादर अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं, राजनीतिक वैचारिक भिन्नता के चलते नहीं, परंतु राष्ट्रहित में, देश के हित में कि यह लड़ाई प्रांतों द्वारा लड़ी जानी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को उदार हृदय से आगे बढ़कर हिंदुस्तान के सब प्रांतों को एक विशेष और उदार फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए, तभी हमारा देश मिलकर इस लड़ाई को जीत पाएगा। दूसरा प्रश्न था लॉकडाउन के बारे। ये सही कहा श्री राहुल गांधी जी ने कि लॉकडाउन केवल एक पॉज बटन है, कुछ देर के लिए वायरस को रोकता है, पर आखिर में लड़ाई लड़ी जाएगी जब हम इस लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल कर एक व्यापक रोड मैप या एक वे अहेड आर्थिक स्तर पर भी और स्वास्थ्य के स्तर पर भी बनाकर देश के समक्ष पेश कर देंगे और इसे लागू कर देंगे, तभी हम इस लड़ाई को मिलकर जीत पाएंगे। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन रचनात्मक सुझावों को सुनकर फौरी तौर से लागू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सईद IANS एजेंसी से है। सैयद, अपना सवाल पूछें। रणदीप जी, मैं पूछना चाह रहा था कि किसी मुख्यमंत्री ने या किसी प्रदेश ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात कही, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि
जो ग्रीन जोन है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मुख्यमंत्री जब मंडे को जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री के साथ, तो कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे कि अपने स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स के साथ जाएंगे? आदरणीय मित्र, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने वही कहा जो सरकार ने भी अपने आदेश में जारी करके कहा है। 20 अप्रैल से देश में खेती व दूसरी कई गतिविधियों को चालू कर दिया गया है एक सीमित सीमा के अंदर। देखिए, लॉकडाउन पूरे समय के लिए इस देश को बंद रखना केवल एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो हॉट जोन्स या रेड जोन्स हैं, यानी जहां कोरोना संक्रमण बहुत अधिक है या फैल रहा है, उसको आप उस इलाके को या उस शहर को या उस सीमित क्षेत्र को आप लॉकडाउन में रख सकते हैं। पर हम एक बात नहीं भूल सकते, एक भारतीय के तौर पर व विपक्ष की एक पार्टी के तौर पर, कि जब तक अर्थव्यवस्था का पहिया दोबारा चलेगा नहीं, तब तक इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर, इस देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति वो रोजी रोटी कमाए और खाएगा कैसे? इस देश का छोटा छोटा लघु उद्योग और दुकानदार अपना रोजगार और रोटी चलाएगा कैसे? इसलिए जहां संक्रमण का खतरा नहीं या जहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कर इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की जा सकती है, उस ग्रीन जोन के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने भी सुझाव दिया कि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को चालू करना राष्ट्रहित में जरूरी है। जहां तक प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से वीडियो वार्ता का, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कोई यूनियन बना रहे, ना कोई अलग थलग दिखने का प्रयास कर रहे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना है, और वो है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में और इस देश के 130 करोड़ जनता के हित में, प्रांतों को इस लड़ाई से सबल और मजबूत बनाने के हित में, एक एक शहर, एक एक गांव तक इस लड़ाई को मजबूती से जीतने के हक में जो निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, उनका सुझाव हमारे मुख्यमंत्री गण प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो खुले मन से बगैर पक्षपात के न केवल उन पर गौर करेंगे, परंतु निर्णय कर वो प्रांतों को जरूरी आर्थिक पैकेज देंगे। धन्यवाद। रणदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसी कोविड-19 की जो लड़ाई है, इसको लेकर 2 बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, और इस आज की बैठक के पहले 1-2 दिन पहले पालघर में हुई हिंसा को लेकर एक टीवी चैनल पे एक कार्यक्रम दिखाया गया जिसमें सोनिया गांधी के ऊपर बहुत गंदा कमेंट किया गया। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि उस चैनल के एडिटर के खिलाफ में पूरे देश में एफआईआर लॉन्च हो? क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कई जगह एफआईआर लॉन्च भी हो रहे हैं, और इसी बीच में उस एडिटर पर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किए जाने की बात भी उन्होंने एफआईआर करके दर्ज की है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है। आदरणीय मित्र, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सस्ती और ओछी मानसिकता, एक गंदी सोच के चाटुकार पत्रकार ही उस प्रकार की अभद्र, अमर्यादित और इस देश के संस्कार और संस्कृति का तिरस्कार करने वाली टिप्पणियां कर सकते थे जो एक विशेष टेलीविजन चैनल के एडिटर कम एंकर ने की है। मोदी जी और उस टीवी चैनल के एंकर की मित्रता जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज उस अमर्यादित टिप्पणी को सही ठहराने में लगी है, ये दर्शाता है कि भाजपा की संस्कृति और संस्कार किस प्रकार के हैं तथा किस प्रकार से वो इस देश की गंगा जमनी तहजीब का, और एक कांग्रेस अध्यक्षा केवल कांग्रेस अध्यक्षा नहीं, एक मां भी हैं, एक पत्नी भी हैं, और उसके साथ साथ एक पार्टी की नेता और विपक्ष की एक प्रमुख नेता भी हैं। 52 वर्ष तक उन्होंने इस देश को अपना वतन मानकर बगैर किसी पद को स्वीकारे सेवा की है, परंतु वो लोग जो इस देश के संस्कार और संस्कृति का सम्मान ही नहीं करते, जो लोग इस देश की उस धरा को पहचानते ही नहीं
जिसमें यह कहा गया है कि वही धरती पवित्र है जहां नारी की पूजा होती है, केवल वो लोग ही इस प्रकार की गंदी, भद्दी, ओछी और घटिया टिप्पणी कर सकते हैं। और भाजपा जिनकी जिस चाटुकार पत्रकार के मदद में आज खड़ी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सस्ती मानसिकता का परिचायक भी है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था किन्हीं छात्रों के द्वारा उस पत्रकार की कार पर शयाई फेंकने का। मैं सिरे से नकारता हूं कि कांग्रेस का कोई साथी इसके अंदर इन्वॉल्व है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा अपने घोर से घोर विरोधी के सम्मान की भी है, परंतु पत्रकारिता के नाम पर जो भद्दा मजाक, मर्यादाओं का जो हनन, संस्कार को पांव के तले रोंदने की जो प्रक्रिया, और वो भी प्रधानमंत्री जो द्वारा स्वीकृत की हुई चल रही है, वो इस देश की ना पत्रकारिता के लिए सुखद है ना प्रजातंत्र के लिए। हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी को आगाह भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मौन धारण क्यों किए हैं? आप गाली दिलवाने का काम अब अपने चाटुकार पत्रकारों से विपक्ष को कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आइए और सामने आकर श्रीमती सोनिया गांधी का सामना करने की हिम्मत दिखाइए, चाटुकार पत्रकारों की पीठ के पीछे छुपकर नहीं। और आखिरी में ये कहूंगा, पालघर का जो पूरा वाकया था उसमें हिंदू मुसलमान का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। कांग्रेस के कोएलिशन सरकार ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कर 110 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिनके द्वारा यह वाकया किया गया था। आज कांग्रेस की महाराष्ट्र की इकाई ने एक पत्रकार गोष्ठी कर वो सारे सबूत जग जाहिर कर दिए, जिसमें उन संतों की हत्या में प्राथमिक दृष्टि से तथा कथित जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। मैं प्रणव झा जी से कहूंगा कि उनकी पत्रकार वार्ता के सारे सबूत और उसकी प्रोसीडिंग आपको आपके अवलोकन के लिए अवश्य भेज दें। धन्यवाद। क्या सोनिया गांधी के 2 वीडियो आपने रिलीज किए जिसमें उन्होंने बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है, वो वाला वीडियो क्या न रिलीज करना पार्टी का नीतिगत फैसला है? और दूसरा ये कि डीए जो बढ़ा हुआ था केंद्रीय कर्मचारियों का, उसको नहीं देने का फैसला किया है कुछ दिनों के लिए केंद्र सरकार ने, इस पर टिप्पणी क्या है रणदीप जी? पहला तो अभी कई और वीडियोस हम आपको रिलीज कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जो हैं रोहन गुप्ता, वो एक एक करके ये वीडियो रिलीज करेंगे और आपको लगभग उनकी स्पीच का संपूर्ण हिस्सा मिलेगा। एक बहुत सार्थक प्रश्न आपने उठाया। मोदी सरकार ने आज इस देश के कर्मचारियों और इस देश के साधारण पेंशनरों दोनों की रोजी रोटी पर हमला बोला है। भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा 49,26,000 या 50 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक काटना एक अन्यायपूर्ण व असंवेदनशील कदम है। इसी प्रकार से देश के 61,17,000 या लगभग 62 लाख पेंशनर्स जो अपनी पूरी जिंदगी के लिए केवल पेंशन के ऊपर निर्भर हैं, उनकी पेंशन पर भी महंगाई की राहत को पिछली तारीख यानी 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक काट लेना और भी ज्यादा अमानवीय कदम है। भारत सरकार के इस तुगलकी फरमान से 3 नए निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय है कि पिछली बैक डेट से 1 जनवरी 2020 से और अगले एक साल तक किसी पेंशनर और किसी सरकारी कर्मचारी जिनकी कुल संख्या 111 लाख है, 1,11,00,000, उनको ना महंगाई भत्ता मिलेगा और ना महंगाई से राहत। दूसरा, जो एरियर्स 1 जनवरी 2020 से 30 जुलाई 2020 तक के मिलने वाले थे, मोदी जी ने उनको भी काटकर वापस ले लिया है। और तीसरा, 1 जनवरी 2020 से अब 30 जून 2021 तक के कोई एरियर्स महंगाई भत्ता या महंगाई राहत के नहीं मिलेंगे।
मोदी जी याद करिए, मार्च में ही आपने वाहवाही लूटी थी जब आपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4% बढ़ाकर 21% कर दी थी। जुलाई 2020 के अंदर ये फिर ड्यू है, यानी इसे दोबारा बढ़ना है, परंतु भारत सरकार ने मार्च में बढ़ाया गया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जिसकी आज तक पेमेंट नहीं हुई थी उसे भी खत्म कर दिया। जुलाई 2020 में मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को भी खत्म कर दिया और आगे मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को भी खत्म कर दिया। 111 लाख कर्मचारियों के पेट पर लात मारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या इससे देश को यह संदेश नहीं जाएगा कि केंद्र सरकार के पास अब कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा भी नहीं बचा? अगर तनख्वाह का पैसा नहीं है तो कोरोना वायरस से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? और अगर पैसा है तो इसे काट कर मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं, भाजपा सरकार क्या साबित करना चाहती है? हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के अमानवीय, असंवेदनशील व निर्दयी निर्णयों को फौरन वापस लिया जाए। धन्यवाद सर। जैनेंद्र, क्या आप सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, थैंक यू सर। सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और सीडब्ल्यूसी में भी बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि ऐसे माहौल में वो नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत का वायरस फैला रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, कौन सी घटना से जुड़े हुए बयान पर आप लोग इस नतीजे तक पहुंचे हैं? क्या पालघर हिंसा के बाद बीजेपी नेताओं के बयानों पर ये प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस प्रेसिडेंट की? आदरणीय मित्र, आप उस समय जुड़े नहीं थे, मैंने इस सवाल का जवाब दिया, फिर भी मैं दोबारा दोहराता हूं। पालघर में जो 2 संतों की हत्या हुई, हमने देखा कि किस प्रकार से श्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता, और किस प्रकार से पूरी भाजपा वो एक स्वर में इसको धार्मिक उन्माद अपने चाटुकार पत्रकारों के साथ मिलकर साबित करने में लगी है। पालघर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सामने आकर, गृह मंत्री ने सामने आकर सारे तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखे कि पालघर में हमारे आदिवासी भाई हैं, और जब ये 2 साधु, एक गांव है जिसका नाम है गढ़चिंचली, जो दादर नगर हवेली और गुजरात के बॉर्डर पर है, वहां पर आदिवासियों और इनके बीच में हिंसा हुई किसी प्रकार के संशय को लेकर, जिसमें ये सारी वारदात हुई। महाराष्ट्र की सरकार ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया और डायरेक्टर जनरल पुलिस लेवल के एक अधिकारी को इस पूरी जांच के लिए निर्धारित किया। आज महाराष्ट्र की कांग्रेस की इकाई ने कुछ जो आरोपित लोग हैं जिन्होंने ये तथाकथित वाकया किया है, उनके भाजपा से संबंधों का खुलासा भी किया है कि वो किस प्रकार से भाजपा के पदाधिकारी हैं। इन सब तथ्यों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को मजहबी रंग देने के अंदर लगी हुई है। क्या ये साबित नहीं करता कि जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कम्युनल वायरस जो है वो इस देश में फैलाना चाहती है अपने चाटुकार पत्रकारों और चाटुकार कुछ टेलीविजन चैनल्स की पीठ के पीछे छुपकर। यही काम कुछ दिन पहले भी किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जवाब दिया कि क्या उनका तबलीगी जमात से कोई संबंध है? क्या भाजपा ने आपके चैनल और आप पत्रकार मित्रों को यह बताया कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के इकट्ठा होने और कार्यक्रम करने को भारत सरकार के गृह मंत्रालय, जिसके मुखिया अमित शाह जी हैं, उन्होंने इजाजत क्यों दी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक आपको यह बताया कि तबलीगी जमात का वो कार्यालय और निजामुद्दीन का थाना लगभग एक दूसरे के साथ सटे हैं, फिर भी भारत सरकार को इस कार्यक्रम की भनक क्यों नहीं हुई? क्या भारत सरकार और भाजपा ने आपको यह बताया कि अगर कांग्रेस के कोalition वाली महाराष्ट्र सरकार तबलीगी जमात के इस
कार्यक्रम को खारिज कर सकती थी, उनकी अनुमति को वापस ले सकती थी, तो फिर अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या भाजपा और भारत सरकार ने आपको ये बताया कि वो सब लोग जो विदेश से आए थे तबलीगी जमात के, उनको विदेश मंत्रालय भारत सरकार और भाजपा सरकार ने हिंदुस्तान आने की अनुमति क्यों दी और उनका संपूर्ण टेस्ट क्यों नहीं करवाया? क्या भाजपा और भारत सरकार ने आपको ये बताया कि अमित शाह जी ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवल जी को रात के 2 बजे तबलीगी जमात के कार्यालय निजामुद्दीन दिल्ली में क्यों भेजा था? क्या भारत सरकार और भाजपा ने आपको ये बताया कि उसके बाद अगले दिन ही वहां जिस व्यक्ति का नाम मौलाना साहब है, साहब नहीं, वो उसके बाद से फरार क्यों है और उसका आता पता कहां है? इन सब बातों से क्या ये साबित नहीं होता कि एक तरफ देश मिलकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है, पर दूसरी तरफ कुछ ताकतें जिनका सरकार से भी प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध हो सकता है, वो कोरोना वायरस को कम्युनल वायरस में बदलने में लगे हैं। हमने केवल इसलिए देश को आगाह किया है कि आइए कम्युनल वायरस को त्यागिए और कोरोना वायरस को हराइए। हम हर प्रकार के वायरस को जब हराएंगे तभी भारतवर्ष के तौर पर मजबूत बनकर सामने उभरेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल प्रीति है सहारा से। प्रीति गो अहेड। हाँ सर, नमस्कार। आपने अपने अभी तक के स्टेटमेंट में भी यही कहा कि राज्यों को सरकार अगर जिस तरीके से मदद चाहती है, अगर वो मदद समय पर पहुंचाएगी तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। लेकिन मैं देख रही थी आप जितने भी ट्वीट्स भी कर रहे थे CWC की मीटिंग के दरमियान, सभी मुख्यमंत्री यही कहते हुए दिखाई दिए कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो चुकी है मुख्यमंत्रियों की। उस वक्त भी हमने सुना था कि जो डिमांड आप लोग कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल पैकेज चाह रहे हैं, जो GST रिटर्न चाह रहे हैं, वो रिटर्न दिया नहीं जा रहा। राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि हम सकारात्मक सुझाव देते रहेंगे, प्रधानमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मांग आप कर रहे हैं वो आपकी सुनी नहीं जा रही। तो फिर क्या हम ये मान ले कि कांग्रेस शासित प्रदेशों को या फिर कांग्रेस की तमाम सलाहों को पूरी तरीके से उपेक्षित किया जा रहा है? प्रीति जी, ये सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ना है तो ये लड़ाई माफ कीजिए नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ी जाएगी इस देश के महानगरों में, इस देश के नगरों, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में, इस देश के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में और इस देश के लाखों गांव के अंदर। क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ेंगे प्रांतीय सरकारें और कांग्रेस शासित प्रदेश ही नहीं, हर प्रांत आज ये चाहता है कि भारत सरकार आगे बढ़कर नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करें और हर प्रांत की वित्तीय सहायता करे। आज ये राजधर्म है। मोदी जी को हम विनम्रता से हाथ जोड़कर यही कहेंगे जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें याद दिलाया था। आज राजधर्म हर प्रांतीय सरकार की समेत कांग्रेस सरकारों के भरपूर उदार हृदय से और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वित्तीय सहायता करना है, ताकि डॉक्टर्स के लिए टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, ताकि मजदूर, गरीब, छोटे और मझले उद्योग, दुकानदार, इन सब के लिए कोई ना कोई राहत पैकेज प्रांतीय सरकारें दे सकें, ताकि प्रांतीय सरकारें इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर केंद्रीय सरकार के साथ सहयोग कर सकें और केंद्रीय सरकार के सुझावों का क्रियान्वयन कर सके। जब तक न केवल GST पर GST के अलावा एक स्पेशल कोविड-19 फाइनेंशियल पैकेज आप प्रांतों को नहीं देंगे, देश मिलकर ये लड़ाई नहीं जीत पाएगा। ये बात प्रधानमंत्री जी को राजधर्म के तौर पर आत्मसात करनी होगी और इसे लागू करना होगा। धन्यवाद। सर, अगला सवाल शशिधर पाठक जी का है, अमर उजाला से। शशिधर जी, आवाज आ रही है आपको? पाठक जी। हाँ जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मेरा सवाल है कि क्या सरकार कोविड-19 से लड़ने में अब तक फेल रही है? क्योंकि केवल सरकार ने एक लॉकडाउन किया है, अभी ना तो टेस्ट किट की फैसिलिटी उपलब्ध हो पाई, ना PPE किट की हो पाई। राज्य अलग डिमांड कर रहे हैं
मजदूरों, गरीबों और आवाज चली गई सर उनकी। शायद पाठक जी की आवाज चलेगी, पर मैं सवाल का सार समझ गया हूं। आपकी अनुमति हो तो मैं जवाब दे देता हूं। आदरणीय पाठक जी, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं। कांग्रेस पार्टी, जैसा कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, हमारा काम है लगातार सकारात्मक सुझाव देना, रचनात्मक सुझाव देना और देश की जनता से के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वायरस को हराना। परंतु केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी और राजधर्म का एहसास अवश्य होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इस एहसास के लिए कई रास्ते हैं और कई पायदान हैं। एक पायदान है हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों और एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले कर्मियों, इनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। दूसरा पायदान है अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर इंतजाम होना। तीसरा पायदान है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन, जो कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा, उसका संपूर्ण इंतजाम होना। चौथा पायदान है जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनके पलायन जो है उसका संपूर्ण इंतजाम एक नीतिगत तरीके से करना, उनकी फाइनेंशियल मदद करना और जो मजदूर घर तक जाना चाहते हैं टेस्टिंग के बाद उन्हें घर तक पहुंचाना। एक और पायदान और पहलू है हमारे छोटे छोटे लघु उद्योगों को एक आर्थिक राहत का पैकेज देना। एक पायदान और है बेरोजगारी पर रोकथाम लगाना, हर रोज बर्खास्त होती नौकरियों को रोकना और उसके साथ साथ मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाना। एक पायदान है किसान को के जो जिस प्रकार से किसान पीड़ित है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना और उसकी मदद करना, और बड़े बड़े उद्योग जो राष्ट्रहित में आवश्यक हैं उनकी मदद भी करना और अर्थव्यवस्था के पहिए को दोबारा से चलाना। ये सब पहलू हैं जिनको आत्मसात करने की प्रधानमंत्री जी और सरकार को आवश्यकता है। सर अगला सवाल संजय मिश्रा जी का है, जागरण से हमारे साथ हैं। संजय जी अनम्यूट करके सवाल पूछिए। नमस्कार रणदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार जी। रणदीप जी, आपने थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन ये सवाल आपने कि ये जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन समाधान नहीं है, पर लॉकडाउन के अगर खुलता भी है तो हालात बहुत सामान्य नहीं होंगे और ऐसे में सिर्फ हेल्थ फंड पे ही चैलेंज नहीं होगा, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय और आर्थिक जो है वो बहुत बड़ा एक जो है वो विकराल समस्या दिख रही है। तो क्या CWC ने जो पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो है उसमें जो ये आर्थिक और मानवीय चुनौती आने वाली है उसकी कोई रूपरेखा के ऊपर आगे चर्चा की और सुझाव देने का फैसला किया? संजय मिश्रा जी, आपको और आपके समाचार पत्र को इस सार्थक सवाल का साधुवाद। जी बिल्कुल, लॉकडाउन एक पॉज बटन है, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुलेगा संक्रमण दोबारा बढ़ने का खतरा है, इसलिए स्वास्थ्य के स्तर पर कई चुनौतियां आएंगी। जैसे किस प्रकार से संक्रमण को रोका जाए, क्या सफिशिएंट वेंटिलेटर और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, क्या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट N95 मास्क उपलब्ध हैं, क्या रैपिड टेस्टिंग किट्स उपलब्ध हैं जिनकी विश्वसनीयता पर खतरा नहीं, जैसा ICMR ने चाइनीज किट्स को लेकर अब प्रतिबंध लगा दिया है, और पर पलायन किए गए प्रवासी मजदूर, उसके साथ साथ लघु उद्योग और दुकानदार, उसके साथ साथ हमारा मध्यम वर्ग, जो नौकरियां जिस संख्या में बर्खास्त हो रही हैं, जैसा CMI की रिपोर्ट में 12 करोड़ नौकरियां जाने की बात कही गई है, असंगठित क्षेत्र को दोबारा चालू करना और बड़े बड़े उद्योगों को दोबारा से सुचारू रूप से भारतीयों के नियंत्रण में बढ़ाना। ये सब वो चुनौतियां हैं जिनकी व्याख्या और चर्चा और समाधान कांग्रेस कार्य समिति ने अपने बयान में आज दिए हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। धन्यवाद। अगला सवाल मीनाक्षी जी का है, सनमार्ग से। मीनाक्षी जी सवाल पूछे। रणदीप जी नमस्कार, मीनाक्षी सनमार्ग से। मेरा सवाल भी कुछ संजय जी के साथ ही मिलते जुलते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते
क्या सरकार को केवल रिक्वेस्ट करके करेंगे और सरकार आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आप भी एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां से आप दूसरों को हेल्प करना, जिस जिस वर्ग को आपने अभी एड्रेस किया है उनको हेल्प करने का कुछ ऐसा कोई सिद्धांत, तो कुछ चर्चाएं हुई है CWC में? मीनाक्षी जी, दो सवाल आपने पूछे। सबसे पहला, हम बड़े राजनीतिक दल हैं और जिम्मेवार और सबसे पुराने राजनीतिक दल भी हैं, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस कार्य समिति का ये मानना है कि आज ना तू मैं का समय है, ना एक दूसरे से लड़ाई का, ना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का। हम कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बार बार रचनात्मक क्रियात्मक सुझाव मोदी सरकार के सामने समाज के अलग अलग वर्गों को राहत देने के लिए और कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए रख रही है, परंतु जिम्मेवारी और जवाबदेही ये दोनों प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की है। दूसरी बात, जहां स्थानीय मदद का सवाल है, वो भोजन की मदद हो, वो सूखा राशन पहुंचाने की मदद हो, वो कोई दवाई इत्यादि पहुंचाने की मदद हो, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथी, हमारे अग्रिम संगठनों, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल और दूसरे अग्रिम संगठनों के साथी ये मदद कर रहे हैं। ये हम निरंतर करते रहेंगे। पर जहां तक ढांचागत सुधारों का सवाल है, जहां तक सेक्टोरल मदद का सवाल है, और जहां तक प्रांतों को कई लाखों करोड़ की मदद का सवाल है, इसका निर्णय और इसका निर्णय करने की क्षमता प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की है। हमारा ये मानना है कि आज परस्पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें करना चाहिए। प्रणव जी, क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं? क्योंकि हाँ, जस्ट द लास्ट क्वेश्चन सर, एक सुप्रिया ने भेजा है कि पुलिस ऑफिसर्स पर, मेडिकल वर्कर्स पर लगातार अटैक जारी है, क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या इसी से मैं जरा एक सप्लीमेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, प्रणब साहब। जी बोलिए। सप्लीमेंट, हाँ, ये जो कैलेस एटीट्यूड है दिल्ली में जो है, दिल्ली गवर्नमेंट का, क्वारंटाइन में जो लोग रखे हुए हैं, वहाँ डायबिटीज पेशेंट थे, उनको दवाई नहीं दी जा रही है, खाना भी जो है तो इंतहाई खराब, उसमें कीड़े निकल रहे हैं। एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है साउथ दिल्ली में, वहां से एक लेडी को उन्होंने वापस भगा दिया कि यू है कनेक्शन विद द तबलीगी जमात, ये इस तरह के। और एक दिल्ली कांस्टेबल की एक वो वीडियो और सर्कुलेशन में है, वो ये कह रहा है कि सब क्रैम्प कंडीशन में एक ही बाथरूम रखा हुआ है, एक ही वो लैट्रिन है। तो ये इस तरह की जो चीजें आ रही है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? हमारा ये कहना है कि इस देश के डॉक्टर, इस देश के नर्स, इस देश के स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मचारी, एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले हमारे कर्मी, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये कोरोना के असली सेनानी हैं तो सही होगा। इन सेनानियों का हमें सम्मान भी करना है, इनके परिवारों का संरक्षण भी करना है और इनकी मदद भी करनी है। कोई देशवासी भूलकर भी कोरोना से जंग लड़ रही सेना पर आक्रमण ना करे। आइए मिलकर कोरोना पर आक्रमण करें। ये सेनानी तो इस देश के हथियार हैं। हमारी जिम्मेवारी इनका सम्मान और संरक्षण की है और जहां तक हो सके इनका प्रोत्साहन देने की है। और हमारा ये करना हर भारतीय, 130 करोड़ में से हर भारतीय का कर्तव्य है। जहां तक दिल्ली सरकार की खामियों का प्रश्न है, अगर वो सारी खामियां हैं जिनकी आपने चर्चा की, तो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को संज्ञान लेकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। आप सबका वेणुगोपाल जी और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।